हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट संसाधन करेंगे। सबसे पहले है हमारा टॉपिक संसाधन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, किताबें आदि। तो वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें जिसका यूज़ हम लोग अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, किताबें आदि। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लगे तो प्यास लगने पर जो हम पानी पीते हैं, अपने घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए हम जिस रिक्शे का या फिर पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन है। ये सारी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसके अलावा जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें जो सब्जियां यूज़ होती हैं, ये भी एक संसाधन है। तो जितनी भी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में या हमारे आसपास है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये सब संसाधन कहलाती हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी जो वस्तु है या पदार्थ है, उसकी उपयोगिता और उसकी प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। अब आता है हमारा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इनका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो कोई भी वस्तु तब मूल्यवान होती है जब उसका उपयोग अथवा उपयोगिता हो। किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसे मूल्यवान बनाती है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो वैल्यू को अगर हम समझें, मूल्य यानी वैल्यू को अगर हम समझें, तो हम किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसके आधार पर उसका मूल्य तय होता है कि हमारे लिए किस चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। उसके आधार पर हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। किस चीज़ को हम कितना यूज़ करेंगे, उसके आधार पर हम चीज़ों को बांट लेते हैं और वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु यह दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर हम आर्थिक मूल्य की बात करें तो जितनी भी धातुओं की चीज़ें होती हैं, इन सब का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन जैसे कोई मनोरम दृश्य है, कोई ऐसा दृश्य है जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती हो, तो इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो जो धातु की वस्तु है वो भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, और मनोरम दृश्य जिसका कोई आर्थिक मूल्य भले ना हो, लेकिन फिर भी ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इसीलिए ये भी संसाधन कहलाता है और मूल्यवान भी होता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे कि घरेलू नुस्खे का वाणिज्यिक महत्व नहीं है, लेकिन अगर इसे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तब आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो बहुत से जो घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमारे घरों पर इस्तेमाल होते हैं, उसका भले ही कोई वाणिज्यिक महत्व ना हो घर के अंदर, लेकिन अगर उसे पेटेंट करवा दिया जाए और मेडिकल फार्म द्वारा उसे बेचा जाए तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। तो बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो समय के साथ मूल्यवान हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा समय और प्रौद्योगिकी, यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से भी बहुत सी जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये दोनों ही दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी चीज़ को समय और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर एक संसाधन बना सकती है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो जो ह्यूमन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो खुद ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट संसाधन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, जो समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ उनके विचारों से, उनके ज्ञान से, आविष्कार से और खोज से और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का विकास होता है, उनकी रचना होती है।
प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो जैसे जैसे खोज होते गए, आविष्कार होते गए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते गए। जैसे जब आग की खोज हुई तो उसके बाद कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रचलन में आई। इसके अलावा जैसे पहिए हुए तो बहुत पहले के टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते होंगे। उसके बाद उन्होंने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, फिर धीरे धीरे कैसे कार आई होंगी। तो पहिए का जब लोग इस्तेमाल करने लगे तो कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज हमारी लाइफ में बढ़ गए। तो ये जो आविष्कार है, ये जो खोज है, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे संसाधन के लिए। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसके अलावा जो बहता हुआ जल था, हज़ारों साल पहले शायद इसे नहीं सोचा गया होगा कि एक टाइम पे इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी है और टाइम ही है जिसके द्वारा जो हमारा बहता हुआ जल है उससे जल विद्युत बनने लगा है। तो जल विद्युत बनाने की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसने तेज़ी से जो बहता हुआ जल है, जल से उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण यानी एक इम्पॉर्टेंट संसाधन, जो हमारा वाटर है उसको एक इम्पॉर्टेंट संसाधन बना दिया है। संसाधनों के प्रकार अब हम समझते हैं। हमारा जो संसाधन है जिसे हम अपने यूज़ के लिए जिसे हम अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। सबसे पहले है हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है हमारा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है हमारा मानव। प्राकृतिक संसाधन यानी जो हमें नेचुरल रूप से प्रकृति से ही मिला हुआ है। दूसरा है हमारा मानव निर्मित संसाधन, यानी जितनी भी प्रकृति से चीज़ें मिली हैं उसमें चेंज करके मानव जो चीज़ें बनाते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा जो मानव है वो खुद ही एक संसाधन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो वो जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं और उसमें किसी भी तरह का चेंज किए बिना हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु में बिना किसी तरह का चेंज किए हम उसका डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा जो हमारा पानी है, नदियों से, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो हमारा पानी हो गया, इसके अलावा हमारी मृदा हो गई, यानी हमारे जो सॉइल होते हैं जिसमें हम अपना अनाज उगाते हैं, और जितने तमाम तरह के हमारे खनिज होते हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क, यानी इसके लिए हमें किसी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता। जो हम हवा लेते हैं उसके लिए हमें प्रकृति को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जो हम पानी लेते हैं प्रकृति से, हमें प्रकृति को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इसके अलावा हमारा जो सॉइल है उसको हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो ये सारा गिफ्ट है, हमारे लिए निःशुल्क गिफ्ट है और सीधे ही उपयोग में, और ये हम सीधे ही यूज़ में ले लेते हैं। इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, और बहुत बार हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनका यूज़ करने के लिए हमें औजारों की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो उसके आधार पर भी प्रकृति के जो संसाधन हैं उनको अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो जो हमारा सन है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और जो हमारा कोयला है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन जो हमारा सन है उसकी जो किरणें हैं वो हम पे हज़ारों साल पहले भी पड़ती थी और आने वाले समय में भी पड़ेंगी। लेकिन जो हमारा कोयला है वो
मतलब अभी तो है हमारे पास संपूर्ण मात्रा में, लेकिन आने वाले समय में ये ख़त्म हो सकता है। तो सूरज जो हज़ारों साल बाद भी रहेगा, लेकिन जो कोयला है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन आने वाले समय में रहेगा या नहीं रहेगा इसका हमें पता नहीं। उसी तरह जो वाटर है, हमारा जो वाटर है वो हर जगह उपलब्ध है, हर किसी को मिल जाता है आसानी से, लेकिन जो पेट्रोलियम है हमारा ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो पेट्रोलियम भी एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है और वाटर भी, लेकिन अलग अलग जगहों के आधार पर और अलग अलग इनकी जो उपयोगिता के आधार पर इन्हें पाया जा सकता है। जैसे सन है वो आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन कोयला का नहीं पता, और जो वाटर है वो हर जगह है, लेकिन पेट्रोलियम है वो हर जगह नहीं है। तो इस आधार पर जो हमारे बाकी के प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें अलग अलग तरह के वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे सबसे पहले है हमारा उनके विकास और उपयोग के स्तर पर, कि किस तरह उनका डेवलपमेंट हो रहा है और उनका जो उपयोग का स्तर है, यानी हम कितना उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोयला है, अगर हम कोयले को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत कम सालों में ये ख़त्म हो जाएगा। उद्गम, इसके अलावा भंडार और वितरण, हमने कितना स्टोर करके रखा है और कितना बांट रहे हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। तो जो वास्तविक संसाधन होते हैं वो संसाधन है जिनकी मात्रा हमें पता है। जैसे कि कोयले की मात्रा हमें पता है कि इतना कोयला है और आने वाले इतने समय तक ये रहेगा, और उसके बाद इसके ख़त्म होने की संभावना बन जाएगी, और इसको दोबारा बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निष्पेक्ष सभी वास्तविक संसाधन हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर उपलब्ध हैं, ये सारी हमारी वास्तविक संसाधन हैं जिसकी मात्रा हमें पता है और आज हम इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा है हमारा संभाव्य संसाधन, वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो वो संसाधन जिसकी हमें एक तो मात्रा नहीं पता और दूसरा हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हो सकता है आने वाले समय में इसका इस्तेमाल किया जाए, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वो संसाधन हमारे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी है, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि बहते हुए जल से अब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो अगर हम बहुत पहले टाइम की बात करें, बहुत सालों पहले की, तो उस टाइम पे हमारे पास इतनी ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि हम बहते हुए जल से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे, तो बना लेंगे। तो उस टाइम पे ये एक संभाव्य संसाधन रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे वो हमारे लिए एक वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। तो 200 साल पहले जो हमारी आज बहुत तेज़ी से चलने वाली ये जो पवनें हैं, ये एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज में वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो एक नीदरलैंड में इसका एग्जाम्पल भी है, पवन चक्की के इस्तेमाल से वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें जो आज के समय में मतलब जिसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता और आने वाले समय में हम उसका प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तो उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं और जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होती हैं। तो अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो दो इसके वर्ग हैं, एक है हमारा अजैव और दूसरा है हमारा जैव। तो अजैव संसाधन
सारे निर्जीव होते हैं, बल्कि हमारे जो जैव संसाधन होते हैं वो सभी सजीव वस्तुएं होती हैं। मृदा हो गई हमारी, चट्टानें हो गई, खनिज, ये सारे हमारे अजैव संसाधनों के उदाहरण हैं। बल्कि पौधे और ये जंतु जितने हैं ये हमारे जैव संसाधन के उदाहरण हैं। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको इस आधार पर बांटा गया है। फिर है हमारा भंडार के आधार पर यानी स्टोरेज के आधार पर अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो भंडार के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा नवीकरणीय संसाधन। तो वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनर्पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। तो वो संसाधन, ऐसे संसाधन जो बहुत जल्दी बन जाते हों और मतलब जैसे अगर हम उसका इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जा रही है, तो ये सारे जो संसाधन होते हैं, ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है यानी कभी ये ख़त्म ही नहीं होंगे और उन पर मानवीय क्रियाओं का यानी हम जो जितना ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं इसका कोई असर नहीं होता है। जैसे कि हमारे सौर और पवन ऊर्जा है, जैसे हमारी जो सन की लाइट है ये है, तो यह हमारी नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और पवन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे हमारा वाटर है, तो वाटर भी हमारा एक नवीकरणीय संसाधन ही है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैंड में जाता है, उसके बाद वो बादलों के सहारे फिर से नीचे आ जाता है, फिर नीचे से ऊपर चला जाता है, सन उसको अब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके भंडार में यानी इसके स्टोरेज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसी तरह हमारा जो सॉइल है, इसके अलावा हमारा जो फॉरेस्ट है, अगर हम इसका बहुत ज़्यादा लापरवाही से यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसे वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। उसी तरह दूसरा है हमारा असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है और आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो जल के स्रोत हैं, हमारे नदी और ये झील वगैरह, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा सूख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए। उसके बाद दूसरा है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय वह संसाधन है जिनका भंडारण सीमित है, यानी वो चीज़ें जो बहुत लिमिटेड हैं और जिन्हें बनने में बहुत वर्ष लग सकता है, हज़ारों साल लग सकते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः में 1000 वर्ष लग सकते हैं, कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो ऐसी चीज़ें जिसको या तो वो बन नहीं सकती दोबारा या फिर उसके बनने में हज़ारों साल लग जाए, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया या फिर हमारा कोयला हो गया। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी अनवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा लापरवाही से इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म हो जाएंगी और हमारे मतलब ज़िंदा रहने तक में, यानी हम जो मनुष्य होता है उसकी तो एज बहुत कमी होती है, इसको बनने में तो हज़ारों साल लग जाते हैं, तो हम तो शायद उसे दोबारा देख भी ना पाएँ अगर हमारे रहते भर में ये ख़त्म हो गई तो। ठीक है। उसके बाद आता है संसाधनों के वितरण के आधार पर वह सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। अगर हम संसाधनों के वितरण के आधार पर देखें तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है हमारा सर्वव्यापक और दूसरा है हमारा स्थानिक। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। तो पहला है हमारा सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक यानी सभी जगह, तो जो चीज़ें हर जगह पाई जाती है, जैसे कि वायु हर जगह है, तो इसे हम सर्वव्यापक कहेंगे। लेकिन वह संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहे अयस्क। तांबा, लोहे, अयस्क ये भी है तो संसाधन ही,
प्राकृतिक संसाधन ही है, लेकिन लिमिटेड जगहों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो जो हर जगह पाए जाते हों वो सर्वव्यापक, और जो किसी लिमिटेड जगहों पे पाए जाते हों वो स्थानिक। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, विभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विविधता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो जलवायु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, इन सारी चीज़ों के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तक संसाधन बन जाते हैं, उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर हम मानव निर्मित संसाधनों की बात करें तो जितनी भी हमें प्रकृति से चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि लोहा है, ठीक है, लौह अयस्क है, फिर उसका लोहा बनता है, उसके बाद हम उसका पुल बनाने के रूप में या फिर मशीनें बनाने के रूप में, गाड़ियाँ बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ये उसके बाद मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी हमारा मानव निर्मित संसाधन का ही एक उदाहरण है। तो प्रकृति से मिली जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम चेंजेस करके अपने यूज़ के लिए चीज़ें बना लेते हैं, वो हमारी मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। अब आता है हमारा मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। तो जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान का, अपने कौशल का, अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं नई नई चीज़ों को बनाने के लिए। तो जो लोग हैं वो खुद ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। लोग जितना ज़्यादा सीखते हैं और जितने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उतनी अच्छी चीज़ें बना पाते हैं, उतनी अच्छे संसाधन बना पाते हैं। अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बनाए जा सकें लोगों के लिए, इस्तेमाल के लिए, और इनके निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को जो कौशल में सुधार किया जाता है, उनकी स्किल में जो करेक्शन की जाती है, इसे मानव संसाधन विकास कहा जाता है। संसाधन संरक्षण। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण करना। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हम जितनी ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उनका संरक्षण भी करें, यानी उनको सेव करके भी रखें। जैसे मतलब एक तो हम उन्हें बहुत सतर्कता से यूज़ करें और दूसरा उन्हें नवीकरण के लिए समय दें। जैसे अगर हम किसी जंगल से बहुत सारे पेड़ काटते हैं, ठीक है, पेपर बनाने के लिए, क्योंकि पेपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम पेड़ काटते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आने वाले समय में हम तब तक पेड़ ना काटें जब तक हम कुछ हद तक, यानी जितने हमने पेड़ काटे हैं उससे दुगने या तुगने हम वहाँ पे पौधे ना लगा दें, वो एक पेड़ का रूप ना ले ले। तो इस तरह अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके नवीकरण के लिए उसको टाइम भी दें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो हम संसाधनों का उपयोग करने की हमारी जो आवश्यकता है और भविष्य के लिए इसका संरक्षण, यानी अभी हम एक संभल कर यूज़ करें और आने वाले समय में उसको संरक्षित करें। ये जो संतुलन है, ये जो बैलेंस है, इसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। हर व्यक्ति एक तो चीज़ों का कम इस्तेमाल करे, उसके अलावा उसको रिसाइकल करके यूज़ करे, ठीक है। तो इस तरह हम संसाधनों के संरक्षण में, यानी संसाधनों को बचाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। यह एक विविधता बनाता है,
एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हम पे डिपेंडेंट, हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, यानी जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका जो उपयोग हो वो सतत पोषणीय तरीके से हो। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो हम प्रकृति का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको संरक्षित करना, उसकी देखभाल करना, सतर्कता से उसका इस्तेमाल करना, ये सारे जो काम हैं वो भी हमारे ही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।